नमस्कार। आरबी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने 10th क्लास का फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड पूरा कर लिया था। उसके क्वेश्चन आंसर आपको कल लिखाए जाएंगे और याद भी करवाए जाएंगे। इसके बाद इसी पार्ट में आगे 2 पोइम हैं, उनको पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फायर एंड आइस। फायर आप सब जानते हैं, आग। आइस यानी बर्फ। आग और बर्फ। तो यहाँ आग का मतलब है तृष्णा, और यहाँ बर्फ का मतलब है घृणा। तृष्णा और घृणा। देखो, इसमें जो पोइट है, कवि है, वो हमें ये बताना चाह रहा है कि आज का समय इस प्रकार का आ गया है कि संसार का अंत है तृष्णा घृणा से भी हो सकता है। संसार में तृष्णा, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष इतनी बढ़ गई है कि इससे संसार का अंत भी हो सकता है। तो इसके बारे में है तृष्णा और घृणा। कोरोना के बाद पैटर्न में कुछ बदलाव आए। आपके वैकल्पिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं 1 नंबर के। तो आपसे सीधा पूछ सकता है कि हु रोट द पोइम फायर एंड आइस। ये जो फायर एंड आइस पोइम है, ये किसने लिखी है? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आपको इसके पोइट का नाम ध्यान में रखना है। इसको लिखने वाले रॉबर्ट फॉरेस्ट ये बताना चाह रहे हैं कि संसार का अंत तृष्णा और घृणा से हो सकता है। तृष्णा अत्यधिक लालसा, बहुत ज़्यादा लालसा, किसी भी चीज़ में अति होना अति बुरी होती है, उससे नुकसान ही होता है। अति नहीं करनी चाहिए। अति परिचय होते हैं अरुचि अनादर भाव, मल्यागिरी री भेदनी चंदन देत जलाई। जिस प्रकार से मल्यागिरी के पहाड़ों में जो चंदन के वृक्ष खूब होते हैं और वहाँ पर रहने वाली भेलनियाँ उन वृक्षों को जलाती हैं। कितना कीमती होता है चंदन का वृक्ष, हमारे यहाँ नहीं मिलता है। हम उसको कितना महत्व देते हैं, लेकिन वहाँ उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जब अति परिचय हो जाता है तो उसका महत्व घट जाता है, उसका सम्मान घट जाता है। और वैसे भी अति परिचय होते हैं अरुचि अनादर भाव, मल्यागिरी भेदनी चंदन देत जलाई। तो अति ठीक नहीं होती है। तो तृष्णा, अत्यधिक लालसा, बुरी लालसा, ये हमें नहीं रखनी चाहिए। और आइस, बर्फ, यहाँ इसका मतलब है घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, जो आज के समय में बढ़ता जा रहा है। लगभग आजकल जो केकड़ा प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है। केकड़ा एक जीव होता है, उसको यदि आप किसी डिब्बे में बंद कर देते हैं, जब बहुत सारे केकड़ों को आप डिब्बे में बंद कर देते हैं, एक केकड़ा ऊपर उठने की कोशिश करता है तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींच लेता है। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जाना है। ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। जब एक व्यक्ति उन्नति करता है, ऊपर उठता है, प्रगति करता है, तो दूसरा व्यक्ति उसकी टांग खींच लेता है। यही ईर्ष्या है।
यही जलन है, कहीं नहीं जाना है, तो ये केकड़ा प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है। कवि हमें ये बताना चाह रहा है कि हमें किसी से घृणा और ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं वो सब यूनिक हैं। आप जैसा कोई नहीं है, आप यूनिक हैं। भगवान ने आपको सिर्फ आप जैसा आपको ही बनाया है। तो आपके पास जो भी वस्तुएं हैं उसका संतुष्टि के साथ हमें उपयोग करना चाहिए, नहीं कि हमारे पास में जो वस्तुएं हैं हम उसका उपयोग ही नहीं करें और संसार में और भी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं दूसरों के पास, हम उसको देख करके ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, जलन करते हैं। इससे हमारा ही नुकसान होता है, क्योंकि हमारे पास में जो वस्तुएं उनका भी हम सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो संतुष्टि के साथ, संतोषी सदा सुखी, संतुष्टि के साथ हमें हमारे पास में जितने भी वस्तुएं हैं उनका उपयोग करना चाहिए। इससे ही व्यक्ति आगे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करता है। संतोष सबसे बड़ा सुख है, तो संतोष भी रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, संसार का अंत है वो फायर से होगा। फायर, आग, तृष्णा, अत्यधिक लालसाएं। तो कुछ लोग कहते हैं, सम से कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत है, संसार का अंत किससे होगा? तृष्णा से। सम से और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत है वो किससे होगा? बर्फ से। बर्फ का मीन है घृणा, द्वेष। पिछला जो हमने पाठ पढ़ा था आपको बताया था कि ईर्ष्या एक इस प्रकार की जलन होती है जो बताया था कि चिंता है वो चिता से भी बढ़कर है, इसी तरीके से ईर्ष्या में होता है। इस प्रकार से धुआं उठता है कि धुआं दिखाई भी नहीं देता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत है, सम से कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत है वो फायर से होगा, तृष्णा से होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत है वो घृणा से होगा। हमें किसी से घृणा नहीं रखनी चाहिए, हमेशा सेटिस्फाइड रहना चाहिए। वैसे भी बताया गया है कि पहला सुख है वो निरोगी काया है। सबसे बड़ा संतोष तो होना ही चाहिए जीवन में, लेकिन सबसे बड़ा जो सुख है वो निरोगी काया है। यदि आपके पास में बहुत सारे पैसे हैं, रुपए हैं, लेकिन आप स्वस्थ नहीं रहते हैं तो वो कोई काम के नहीं है। आप उनका उपयोग ही नहीं कर सकते। आपके पास में जो चीज़ें हैं उनका उपयोग करना जरूरी है। जब आप उनका उपयोग ही नहीं कर सकते तो वो आपके काम की नहीं है, नहीं के बराबर है। तो पहला सुख निरोगी काया। और जो 7 सुख, वैसे 7 सुख बताए गए तो उसमें से सबसे पहला सुख निरोगी काया को बताया गया है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। पहले आपका शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, फिर आपके पास में पैसा है, समृद्धि है, तो आप उसको उपयोग में ले सकते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणी नार, पत्नी अच्छे लक्षणों वाली होनी चाहिए, तीसरा सुख बताया गया है। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख है वो बच्चे हैं वो आज्ञाकारी होने चाहिए। पांचवा सुख
राज में पासा, जो जॉब है सरकारी जॉब नौकरी, उसको पांचवा सुख बताया गया है। ये 5 नंबर पर आता है। पहले उन सुखों की प्रधानता है वो है ही नहीं, और सरकारी जॉब है तो भी कोई मतलब नहीं है। तो 5 नंबर पर आता है सरकारी जॉब। 5वां सुख राज में पासा, राज में सरकार में उसका खजाना हो, राज में पासा। 6ठा सुख जल सार बासा, आपका निवास स्थान जो जहाँ पर पर्याप्त रूप से जल की व्यवस्था हो वहाँ होना चाहिए। और 7वां सुख पड़ोसी अच्छा, सबसे सुखी वही बच्चा। और 7वां सुख बताया गया है पड़ोसी अच्छा होना चाहिए। यही जिसका पड़ोसी अच्छा होता है, ये 7 सुख जिसको मिलते हैं वही सबसे अच्छा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो कहा गया है। किसी को पूरे किसी को नहीं मिलते। कल हमने पढ़ा था किसी के पास कुछ बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ किसी के पास नहीं होता। तो हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। जो भी हमारे पास में चीज़ें हैं उसका उपयोग करें, और किसी से हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। जैसे हम हैं वैसे ही दूसरे व्यक्ति है, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही दूसरे चाहते हैं। हमें दूसरों की सुख सुविधाओं को देकर जलना नहीं चाहिए। उससे हमेशा ही हमारी यही भावना रहनी चाहिए कि वो और उन्नति करें, प्रगति करें। तो ये कवि कह रहा है कि आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, ये इतनी बढ़ गई है कि इससे संसार का अंत भी हो सकता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत है वो तृष्णा से होगा, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत है घृणा से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मैंने टेस्ट किया है, अनुभव किया है, टेस्ट किया है, किसका? डिजायर का, इच्छा का। यहाँ किसके लिए आया है? डिजायर, इच्छा। तो ये आपके फायर के लिए आया है। तृष्णा, लोभी, लालसा है। तो कवि कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत तृष्णा से होगा, कुछ लोग कहते हैं कि घृणा से होगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने अनुभव किया है, तो मैं ये मानता हूँ कि संसार का अंत है वो किससे हो सकता है? तृष्णा से, डिजायर से। आई होल्ड, मैं मानता हूँ, विद दोज, मैं उन लोगों के फेवर में हूँ, पक्ष में हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि संसार का अंत किससे होगा? तृष्णा से। तो क्वेश्चन हो सकता है कि पोइट के अनुसार वो संसार का अंत किससे मानते हैं? किससे मानते हैं? फायर से, न कि आइस से। कवि के अनुसार संसार का अंत है वो फायर से हो सकता है, तृष्णा से हो सकता है। बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इसको, किसको? इस दुनिया को, संसार को, पेरिस यानी मरना, ट्वाइस यानी 2 बार। लेकिन कवि कह रहा है कि इस संसार को यदि 2 बार मरना पड़े, यदि इस संसार को 2 बार मरना पड़े, आई थिंक, तो मैं सोचता हूं, मैं मानता हूं। पहले वाले पार्टों में पढ़ा था थिंक और थिंग, अब आपको याद आ जाना चाहिए। तो कवि कह रहा है कि यदि संसार को 2 बार मरना पड़े तो आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मैं मानता हूं घृणा पर्याप्त है। हेट यानी घृणा, और घृणा के लिए कौन सा शब्द आया है पाठ की शुरुआत में? आइस। तो कवि कह रहा है कि यदि संसार को 2 बार मरना पड़े तो मैं मानता हूं, घृणा को भी मानता हूं। वैसे कवि किसको मानता है कि संसार का अंत किससे होगा? तृष्णा से। किससे होगा? फायर से। लेकिन यदि इसको 2 बार मरना पड़े तो
घृणा भी क्या है? एनफ है। घृणा भी काफी है, घृणा भी पर्याप्त है। To say that for the destruction ice is also great and would suffice। तो कवि कह रहा है कि इस संसार के अंत के लिए घृणा भी इनफ है, पर्याप्त है। कब? जब संसार को 2 बार मरना पड़े। और घृणा से जो डिस्ट्रक्शन होता है, जो विनाश होता है, घृणा से जो विनाश होता है वो ग्रेट होता है, बहुत ज्यादा होता है। एंड वुड सफाइस, इतना होता है कि पूरी दुनिया है वो नष्ट हो सकती है। ये घृणा है पूरी दुनिया के लिए क्या है? डिस्ट्रक्शन के लिए क्या है? सफाइस है, पर्याप्त है। सफाइस और ऊपर आया एनफ, एक ही है दोनों अर्थ, पर्याप्त। तो इसको लिखने वाले रॉबर्ट फॉरेस्ट। ये भी आपको याद रखना है। जितने भी आपकी पोइम है 8-10, तो पोइम का नाम और पोइट का नाम दोनों आपको याद रखने हैं, ये पूछे जाते हैं। तो ये आपकी एक छोटी सी पोइम थी जिसमें रॉबर्ट फॉरेस्ट ने ये बताया है कि संसार का अंत है वो तृष्णा से भी हो सकता है और घृणा से भी हो सकता है। यदि संसार को यदि एक बार में ही इसका अंत होना है तो उन्होंने क्या बताया है? तृष्णा ही काफी है। वो कहता है कि जहां तक मैं मानता हूं, मेरा अनुभव है, मैंने टेस्ट किया है, यदि संसार को एक बार मरना पड़ेगा तो इसके लिए फायर ही काफी है, तृष्णा ही काफी है। और यदि संसार को 2 बार मरना पड़े तो मैं घृणा को भी मानता हूं, घृणा का भी विनाश है, वो कम नहीं होता है, ग्रेट होता है, बहुत बड़ा होता है। इतना होता है कि पूरे संसार के नष्ट के लिए क्या है? घृणा पर्याप्त है, एनफ है। तो ये छोटी सी पोइम है। अब शायद आपको आ रही होगी, बहुत ही सरल है। कुछ लोग कहते हैं, कितनी सरल है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत है, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत है वो किससे होगा? ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत है घृणा से होगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि संसार का अंत है वो किससे होगा? डिजायर, इच्छा, तृष्णा, बहुत ज्यादा इच्छा करना, लालसा। मैं उन लोगों के पक्ष में हूं, फेवर यानी पक्ष में, जो ये मानते हैं, आई होल्ड, मैं उनके साथ हूं, उनके पक्ष में हूं, जो ये मानते हैं कि संसार का अंत है वो फायर से होगा। लेकिन आगे ये भी कह रहा है, बट इफ इट, यदि संसार को 2 बार मरना पड़े, पेरिस ट्वाइस, 2 बार मरना पड़े, तो मैं मानता हूं कि घृणा ही इसके लिए क्या है? पर्याप्त है। घृणा भी, और घृणा से होने वाला विनाश है बहुत बड़ा होता है, इतना कि पूरे संसार के विनाश के लिए ये क्या है? पर्याप्त है। तो ये आपकी छोटी सी पोइम थी। इसी पार्ट में एक छोटी सी पोइम और है, चलो उसको भी पढ़ लेते हैं।
डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट यानी धूल, स्नो यानी बर्फ, बर्फ की धूल। इसको भी लिखने वाले यही है रॉबर्ट फॉरेस्ट, बर्फ की धूल। तो इसमें रॉबर्ट फॉरेस्ट है, वो क्या कहते हैं, वो उदास हैं, हताश हैं, उसका मन दुखी सा है। तो वह इस पोइम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हताशा में भी, निराशा में भी हमें आशाएं ढूंढ लेनी चाहिए। हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है लेसन फर्स्ट में आशा के बारे में। तो कवि यहाँ फिर पोइम में कह रहा है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें कुछ अच्छा ढूंढ लेना चाहिए। तो क्या कह रहा है कवि, दे वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, दे वे, जिस प्रकार से एक कौवे ने जिस प्रकार से एक कौवे ने सुक यानी हिलाना, सुक डाउन ऑन मी, हिला करके मेरे पर गिराया, जिस प्रकार एक कौवे ने हिला करके मेरे पर गिराया। क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल। जिस प्रकार एक कौवे ने मेरे पर बर्फ की धूल को गिराया, हिला करके गिराया। कहाँ से हिला करके गिराया? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से। एक पौधा पेड़ होता है जिसके सफ़ेद सफ़ेद विषैले फूल होते हैं। तो कहने का मतलब है हेमलॉक जो ट्री होता है एक विस्मय प्लांट है। मतलब इससे आप निराशा से, दुख से जोड़ सकते हैं। तो कवि है वो हेमलॉक नामक दुख, निराशा में डूबा हुआ है, लेकिन उसी वक्त इस पेड़ पर बैठा हुआ कौवा उस पेड़ को, पेड़ की शाखाओं को, उसकी टहनियों को हिलाता है। तो पेड़ों पर जमी हुई बर्फ या बर्फ की धूल वो हिलाने से उस पर गिरती है। तो क्या होता है? क्या होता है? Has given my heart a change of mood, इससे उस कवि का मूड चेंज हो जाता है। मूड यानी मनोदशा, मूड यानी मनोदशा। तो इतने में ही वो अपनी निराशा में, दुख में डूबा है। कुछ हलचल होती है तो उसका ध्यान हट जाता है अपनी निराशा से, हताशा से। जब उस पर बर्फ की धूल गिरती है, बर्फ के कण गिरते हैं, तो उसका ध्यान हट जाता है और उसका मूड भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मूड भी चेंज हो जाता है। कवि कहता है इसने मेरे मूड में क्या कर दिया? मेरी मूड में, मेरी मनोदशा में परिवर्तन ला दिया। एंड शेवर्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हेड रूड, और मैंने दिन का बचा हुआ जो शेष भाग है उसको मैंने बचा लिया। मैं उसको क्या करा था? मैंने उस दिन को लगभग क्या कर दिया था? रूड कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, व्यर्थ में मैं गंवा रहा था। तो इसमें रॉबर्ट फॉरेस्ट हैं, वो ये बता रहे हैं कि हेमलॉक नामक ट्री एक विस्मय पौधा या निराशा, हताशा का प्रतीक है। वो उस पेड़ के नीचे बैठे हैं, हताश हैं, उदास हैं। इतने में उस पेड़ पर कौवा है, उसको पेड़ की शाखाओं को हिलाता है, उस पर बर्फ के कण, बर्फ की धूल के कण गिरते हैं। तो उससे क्या होता है? उसकी मनोदशा में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। और जो वे ऐसे ही बैठे बैठे दिन को व्यर्थ गंवा रहा था, ऐसे ही बैठा था,
तो उसमें उसके बाद उसकी मनोदशा में परिवर्तन हो जाता है और बाकी दिन का जो बचा हुआ भाग है वो उसको बचा लेता है, व्यर्थ नहीं जाने देता है। रूड यानी बर्बाद, व्यर्थ गंवाना, बर्बाद करना। तो रॉबर्ट फॉरेस्ट इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? रॉबर्ट फॉरेस्ट इस पोइम में हमें यह बताना चाह रहे हैं कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी या निराशा में भी आशा ढूंढ लेनी चाहिए, कठिन परिस्थितियों में भी कुछ अच्छा ढूंढ लेना चाहिए। तो ये दो छोटी छोटी पोइमें थी, बहुत सरल है। यदि इसमें आप 2-4 मुख्य मुख्य मीनिंग याद कर लेते हैं तो कितनी सरल है। देखो द वे, जिस तरीके से एक कवि ने सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक पेड़ से, हेमलॉक पेड़ की शाखाओं को हिला करके बर्फ के कणों को उसने मेरे पर गिराया, तो क्या हुआ? मेरे मूड में, मेरे दिल में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया और मैं ऐसे ही दिन को बर्बाद मैंने लगभग कर दिया था, लेकिन जो बाकी बचा हुआ भाग था दिन का उसको मैंने जाने नहीं दिया व्यर्थ में, उसको मैंने बचा लिया। इसको लिखने वाले रॉबर्ट फॉरेस्ट, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपकी दूसरी पोइम थी। अब पहला पार्ट और पहले पार्ट में जितनी ये जो 2 पोइम हैं ये पूरी हो चुकी हैं। अब कल है इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं इसका लाभ उठा सकें। आरबी क्लासेस इसको सब्सक्राइब करें और मेरा खुद का चैनल है उस पर भी पढ़ाई की वीडियो, क्वेश्चन आंसर, स्पेशल तौर से क्वेश्चन आंसर है इंग्लिश के, वो उस पर मिलेंगे आपको। तो आप YouTube पर जाकर के आप सर्च करेंगे RJD 703, YouTube पर जाकर के सर्च करें RJD 703 और वहाँ पर मेरा खुद का पर्सनल चैनल है वो आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है नोटिफिकेशन वो दबाकर ऑन कर लें ताकि हमारी इंग्लिश की कक्षाएं हैं वो प्रतिदिन आती है, हमेशा इंग्लिश की एक क्लास आती है। तो यदि आप सर्च नहीं करते हैं तो आपको मिलेगी नहीं। तो घंटी का बटन ऑन किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो जैसे ही हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास में सूचना अपने आप आ जाएंगी। तो आप क्वेश्चन आंसर है और भी वीडियोज़ हैं आप वहाँ देख सकते हैं। और तो इसको आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं RJD 703। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। ये 2 पोइमें और फर्स्ट लेसन पूरा हो गया है। इसके बाद सेकंड लेसन देखते हैं। तो ये आपका सेकंड लेसन है। सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, ध्यान रखना बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि नेशनल मंडेला। नेल्सन
मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष। मंडेला है वो लंबा संघर्ष करते हैं अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए। वहाँ पर कुछ छुआछूत है, अराजकता है, रंग भेद नीति वहाँ पर बहुत ज़्यादा है उस वक्त। तो उससे वो संघर्ष करते हैं और अपने देश को उससे छुटकारा दिलाते हैं। तो नेल्सन मंडेला के बारे में ये पाठ है। अपार्टेड, अपार्टेड का अर्थ है रंग भेद, रंग भेद करना नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अपार्टेड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, रंग भेद एक राजनीतिक सिस्टम है डेट जो कि सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू दियर रेस। रंग भेद एक राजनीतिक व्यवस्था है, सिस्टम है जो सेपरेट करता है। सेपरेट करना, सेपरेट करना मतलब अलग करना, जो लोगों को अलग करता है, जो लोगों को क्या करता है, सेपरेट करता है। अकॉर्डिंग टू दियर रेस, उसकी रेस के अनुसार, प्रजाति के अनुसार। तो रंग भेद है एक राजनीतिक सिस्टम है जो लोगों को उसकी प्रजाति के अनुसार क्या करता है, अलग करता है। कैन यू से, क्या आप कह सकते हैं, विच ऑफ 3 कंट्रीज नेम बिलो had such a political system until very recently? क्या बता सकते हैं कि निम्नलिखित 3 देशों में से वेरी रिसेंटली, हाल ही पिछले कुछ समय तक, अभी भी कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, वेरी रिसेंटली उस देश में क्या था, ये अपार्टेड थे, रंग भेद नीति उस देश में थी। संयुक्त राज्य अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो आपने इतिहास में गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा, कहाँ हुआ था उस रंग भेद के कारण उसको, सुना है आपने, ट्रेन से नीचे उतार दिया था। तो रंग भेद उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। तो दक्षिणी साउथ अफ्रीका, ठीक है। Have you heard of नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये उसकी पार्टी है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। स्पेंट ए लाइफ टाइम, उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम, पूरे जीवन में फाइटिंग यानी संघर्ष किया अगेंस्ट अपार्टेड, रंग भेद नीति के विरुद्ध। क्या आप नेल्सन मंडेला को जानते हैं? नेल्सन मंडेला ने और उसकी ANC ने, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने अपने जीवन भर संघर्ष किया किसके विरुद्ध? रंग भेद नीति के विरुद्ध। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन, मंडेला ने लगभग 30 साल बिताए। स्पेंड यानी बिताए, कहाँ बिताए, कहाँ बिताए? मंडेला ने 30 साल कहाँ बिताए? प्रिजन में, ठीक है, जेल में। 30 साल तक वो जेल में भी रहे। अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अंत में 1994 में अफ्रीका में प्रजातांत्रिक चुनाव हुए एंड और मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। और मंडेला है नई राष्ट्र के पहले
अश्वेत राष्ट्रपति बने। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि भले मतलब काली राष्ट्रपति, आप ऐसा बोलेंगे ए श्वेत, जो श्वेत नहीं हो। तो 1994 में चुनाव हुए और मंडेला है अपने राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। तो दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। In this extract from his autobiography, देखो एक होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मीन आत्मकथा, अपने जीवन के बारे में खुद स्वयं लिखना, पूरी घटनाओं को खुद स्वयं लिखना अपने जीवन के बारे में, वो होती है ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी होती है किसी व्यक्ति के बारे में, उसकी घटनाओं के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, उसका जीवन कोई दूसरा व्यक्ति बताता है कि इसने ऐसा किया, इस वर्ष में उसने ऐसा किया, इस प्रकार से पूरी घटनाओं को जब कोई दूसरा व्यक्ति बताता है तो वो होती है बायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी खुद का जीवन खुद के द्वारा बताना, ऑटोबायोग्राफी। तो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। किसकी है? नेल्सन मंडेला की। मंडेला स्पीक्स अबाउट हिज हिस्टोरिक ओकेजन। इसमें मंडेला है वो ऐतिहासिक अवसर के बारे में बताते हैं। द इनॉग्यूरेशन, ध्यान देना, इनॉग्यूरेशन। इनॉग्यूरेशन का मीन है, मतलब होता है उद्घाटन समारोह। इनॉग्यूरेशन, उद्घाटन समारोह। और यहाँ उद्घाटन समारोह किसका हो रहा है? जब मंडेला हैं अपने राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने हैं तो वे शपथ ग्रहण तो करेंगे ही। तो ये शपथ ग्रहण के लिए आया है। इनॉग्यूरेशन, उद्घाटन समारोह या शपथ ग्रहण समारोह, या शपथ ग्रहण समारोह के लिए आया है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या अवसर हो सकता है? वैसे मैंने बता ही दिया किस अवसर पर ये हो रहा है। शपथ ग्रहण समारोह है। चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम BBC ऑफ 10 मई 1994। और इस न्यूज़ को 1994 में BBC में भी इसको बताया गया, इसका प्रसार किया गया, इस शपथ ग्रहण समारोह को बताया गया। तो बाकी हम कल पढ़ेंगे। और हो सकता है कि पहला पार्ट और जो पोएम है उसमें वो पूरी हो चुकी हैं, और मैंने आपको बताया भी है कि उसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो ये दूसरा पार्ट है, उनके क्वेश्चन आंसर के बाद में करेंगे। तो कल क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके बाद में दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हैं इसका फ़ायदा उठा सकें। और नोटिफिकेशन बटन है ऑन रखिए उसको, ताकि हमेशा इंग्लिश की प्रतिदिन क्लास आती है ताकि आपको मिल जाए। धन्यवाद।